हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक का डस्ट ऑफ स्नो दैट इज द फर्स्ट पोएम डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। डस्ट ऑफ स्नो पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही जाने माने पोएट हैं, बहुत ही पॉपुलर पोएट है ऑफ 20th सेंचुरी एंड ये उनकी वन ऑफ द सिंपलेस्ट पोएम्स में से एक है। एंड इवन दो ये पोएम बहुत सिंपल है, ये पोएम बहुत डीप है एंड इनफैक्ट ये जो 8 लाइन की पोएम है ये आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि कैसे सिंपल चीज़ें कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं लाइफ में। एंड इनफैक्ट एक और चीज़ आप यहाँ पे गौर करेंगे कि बहुत ही सिंपल सा सीन को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डिपिक्ट किया है। नेचर में एक सीन है, एक सिंपल सीन से एक डीपर मीनिंग क्रिएट की है इस पर्टिकुलर पोएम में। एंड इनफैक्ट जब आप उसको फर्स्ट पास में पढ़ेंगे इस पोएम को, एंड ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा बिकॉज 8 ही लाइन है इस पोएम में, तो आपको ज़्यादा आउटर लेयर में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। बट अगर आप इस पर और ज़्यादा सोचने लगेंगे एंड देन ट्राई करेंगे कि समझें कि क्यों पोएट ने इस तरह से चीज़ें लिखी हैं एंड क्यों इन सब चीज़ों का यहाँ पे वर्णन किया है, तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इस पोएम का। तो इस पोएम में सिंपल सा सीन क्या है, सर्दी का मौसम है, एक पोएट जिनका दिन बहुत ही ख़राब बीत रहा था, बहुत ही ख़राब मूड में थे, वो बाहर जाते हैं हेमलॉक ट्री के सामने। उस ट्री पे एक कौवा बैठा हुआ होता है, वो उड़ता है एंड जैसे वो उड़ता है तो डस्ट ऑफ स्नो गिरती है उनके ऊपर। तो स्नो थोड़ी सी उड़ती है एंड पोएट के ऊपर गिर जाती है क्योंकि एक कौवा वहाँ से उड़ के जाता है एंड इस पर्टिकुलर चीज़ से इनका मूड एकदम से ठीक हो जाता है एंड दैट्स इट। पोएम यही है। सो पहले पोएम को रीड करते हैं एंड देन फिर हम थोड़ा सा डीप जाएंगे इस पोएम के एंड समझने की कोशिश करेंगे कि इस पोएम को किस तरह से लिखा गया है एंड क्यों लिखा गया है। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। फर्स्ट चीज़ जो आप नोटिस करेंगे किसी भी पोएम में एंड आपको करना भी चाहिए, विच इज़ पार्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ पोएम जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ कि उसकी राइमिंग स्कीम क्या है। बिकॉज पोएम जो है, स्टोरीज और जो टेक्स्ट है उनसे डिफरेंट इसलिए भी होते हैं कि पोएम्स में एक लिरिकल क्वालिटी होती है, वो आपस में राइम करते हैं एंड दे आर वेरी इजी टू सिंग और स्पीक। एंड इस क्वालिटी को आप पहले ऑब्जर्व करें तो बहुत सही होगा। सो इसमें आप देखेंगे कि क्रो स्नो के साथ राइम कर रहा है, मी ट्री के साथ। सो इस तरह की राइमिंग स्कीम को हम ए बी राइमिंग स्कीम बोलते हैं एंड ये कंटिन्यूसली सेकंड स्टैंजा में भी इन्होंने कंटिन्यू किया। हार्ट राइम्स विद पार्ट एंड मूड राइम्स विद रूट। सो इट्स अ वेरी सिंपल ए बी राइमिंग स्कीम। एंड एक चीज आपको नोटिस करना चाहिए जो कि एक पॉपुलर टेक्निक है पोएम्स लिखते समय, कि पोएट क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिलेबल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनके जो लाइंस क्रिएट की इन्होंने वो एक सिलेबल पैटर्न को फॉलो करें। एंड सिलेबल्स क्या होते हैं, सिलेबल्स यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन होते हैं जिनमें एक वॉवेल साउंड होता है। सो इस चीज़ को समझना इतना मुश्किल नहीं है, बट आप क्लास 10th में हैं एंड आई थिंक आपको ये चीज़ अब समझ लेनी चाहिए कि सिलेबल्स क्या होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी वर्ड को एक बार में बोल देते हैं एक वॉवल साउंड के साथ तो वो एक सिलेबल होगी। सो फॉर एग्जांपल द वर्ड आप एक साथ बोल देते हैं, सो ये वन सिलेबल वर्ड हो गया। वे जिसमें ए साउंड है दैट इज अ वॉवल साउंड, ये भी एक सिलेबल हो गया। ए इटसेल्फ एक वॉवल है एंड इसका एक ही साउंड है दैट इज वन। एंड क्रो, क्रो में ओ साउंड वॉवल साउंड है, ये वन हो गया। एंड आप नोटिस करेंगे कि ये सिंगल सिलेबल वर्ड्स उन्होंने यूज किया है। इवन शुक डाउन ऑन मी, इधर भी उन्होंने सिंगल सिलेबल वर्ड्स यूज किए हैं। अगेन यहाँ पे द डस्ट ऑफ स्नो सिंगल सिलेबल वर्ड्स यूज किए हैं। बट आप अगर फोर्थ लाइन में देखेंगे, सो फ्रॉम एक सिलेबल, अ इज वन सिलेबल, हेमलॉक में दो सिलेबल्स है, सो हेम इज वन सिलेबल एंड लॉक इज वन सिलेबल एंड देन ट्री इज अगेन वन सिलेबल। सो इस हेमलॉक में दो सिलेबल्स हैं। सो यहाँ पे फोर सिलेबल फोर सिलेबल्स एंड देन सडनली यहाँ पे 5 सिलेबल एंड ये कंटिन्यू होता है। इवन फिफ्थ लाइन में 5 सिलेबल्स हैं एंड देन फाइनली आप नोटिस करेंगे ऑफ अ डे आई हैड रूड, यहाँ पे 6 सिलेबल्स हैं। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप रिदम को फॉलो करेंगे सो इट्स लाइक कि एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है एंड इट इज फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। सो ये एक स्ट्रेस्ड सिलेबल है बिकॉज जब आप इस पोएम को बोल रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, सो यू आर सेइंग द वे, सो वे पे आप जोर डाल रहे हैं, देन आपका टोन नीचे जा रहा है, अ क्रो, एंड क्रो पे फाइनली वो स्ट्रेस डाल रहा है। सो द हाउ यू आर सेइंग इट इज द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी,
एंड शुक डाउन में आप स्ट्रेस दे रहे हैं फाइनली, देन मी पे स्ट्रेस दे रहे हैं. एंड व्हेन यू कम टू द फोर्थ लाइन पे जब आप आते हैं, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, सो हेम पे फाइनली एक स्ट्रेस आता है एंड देन अगेन ट्री पे स्ट्रेस आता है. सो ये इस टाइप का रिदम बन रहा है, लाइक अ हार्ट बीट. सो डडम डडम एंड देन यहाँ पे इट चेंजेस, इट सडनली चेंजेस द रिदम एंड इट इज डडडम. एंड आप इसको एनालाइज करेंगे कि इस पर्टिकुलर लाइन में कुछ डिफरेंट हो रहा है. इनफैक्ट एक डिफरेंट कुछ हुआ एंड उनके हार्ट में ही इज सेइंग कि एक चेंज हुआ, उनके मूड में एक चेंज हुआ एंड यहाँ पे पोएम की रिदम भी चेंज हुई. सो इट इज काइंड ऑफ अ क्लेवर यूज फ्रॉस्ट ने जो किया इस पोएम में कि इस सिचुएशन में भी कुछ चेंज हुआ एंड सडनली इस पोएम के रिदम में भी एक चेंज हुआ. जैसे हार्ट बीट में कुछ चेंज हुआ, कुछ एक्साइटिंग देख के, इस तरह से उन्होंने ट्राई किया टू प्ले विद सिलेबल्स कि इस पर्टिकुलर सिंपल सी पोएम में भी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी डाल दी कि इवन विद द चेंज इन सिनारियो, जो भी सिनारियो में चेंज हो रहा है उसके साथ साथ इस पोएम का जो वे है, द रिदम है, वो भी चेंज हुआ है. सो फर्स्ट स्टैंजा को थोड़ा समझते हैं. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री. तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या पोएट बोल रहे हैं कि एक क्रो है, एक कौवा है, उसने हेमलॉक ट्री से स्नो डस्ट वहां से हिला के पोएट के ऊपर गिरा दी. एंड जिस तरह से ये किया है उस तरह को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जिस तरह से एक कौवे ने शेक किया एक डस्ट ऑफ स्नो हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर. नाउ इफ यू नोटिस इस पर्टिकुलर स्टैंजा में नेचर के दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे. एक एलिमेंट है क्रो एंड सेकेंड एलिमेंट है हेमलॉक ट्री. एंड ये दोनों एलिमेंट नॉर्मली नेगेटिव वे में यूज किए जाते हैं. क्रो को नॉर्मली डेथ और सॉरो से सिंबलाइज किया जाता है, दैट इज नेगेटिव मीनिंग होती है. एंड देन हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है एंड इसको भी नेगेटिव वे में डिनोट किया जाता है. एंड इन दोनों नेगेटिव चीजों को फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने यूज किया है, बट सेकंड स्टैंजा में देखते हैं कि पोएट क्या चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं इन दोनों एलिमेंट्स को यूज करके. हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. सो उन्होंने क्या बोला कि मेरे मूड को इसने चेंज कर दिया, मेरे हार्ट को, मेरे दिल में जो मूड था, मेरे अंदर जो मूड था उसको चेंज कर दिया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. एंड कैसे चेंज किया, इसने मेरे बचे खुचे दिन को बचा लिया जिसको मैं रिग्रेट कर रहा था. आई हैड रूड, रूड का मतलब होता है रिग्रेट करना. सो इसका मतलब अभी तक, इस मोमेंट तक इन पोएट का जो दिन है वो अच्छा नहीं गुजर रहा था. कुछ प्रॉब्लम थी उनकी, वो डिस्क्राइब नहीं किया गया एंड डजंट मैटर ऑल्सो इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट में. बट उनका मूड अच्छा नहीं था. बट जैसे ही इस कौवे ने ये स्नोडस्ट उनके ऊपर ऐसे छिड़क दी, जिस तरह से उस कौवे ने हेमलॉक ट्री से वो स्नोडस्ट उन पे गिरा दी, इससे उनका मूड एकदम से चेंज हो गया. एंड दैट्स इट, यही बोला है पोएट ने. नाउ ये जो नेगेटिव सिंबोलिज्म है इन दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स का, क्रो और हेमलॉक ट्री का, उसको पॉजिटिव वे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डिस्क्राइब किया है. सो जिन एलिमेंट्स को, कौवे को जनरली नेगेटिव वे में हम डिनोट करते हैं, हेमलॉक ट्री को कि एक पॉइजनस ट्री, उसको नेगेटिव वे में हम डिनोट करते हैं, बट पोएट ने क्या बोला, इनकी वजह से मेरा दिन बदल गया, पॉजिटिव हो गया. इन्होंने पॉजिटिव वाइब मेरे अंदर लेके आई. सो इट इज समथिंग लाइक ही इज ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रहे हैं. स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप आप जनरली जब कुछ चीज़ों को एक कैटेगरी में डाल देते हैं, किसी लोग को, किसी चीज़ को एक कैटेगरी में डाल देते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है. फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट पॉपुलर स्टीरियोटाइप तो ये होता है, जैसे पिंक लड़कियों का कलर है, आपने पिंक को वुमेन से एसोसिएट कर दिया. जो भी रंग है उनका कोई जेंडर नहीं होता, बट स्टिल हमने एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दी कि पिंक जो है वो लड़कियों के लिए. बारबी का कलर पिंक होता है, बारबी से सिर्फ लड़कियां खेल सकती हैं, लड़के नहीं खेल सकते. सो इस तरह से हम जो स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं कि किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ रिजिडली एसोसिएट कर सकते हैं. एंड देन सडनली अगर किसी आदमी के साथ एसोसिएट किया जाए, किसी आदमी ने पिंक कलर के कपड़े पहन लें, तो लोग अजीब तरह से देखते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये तो गलत है, ये सही नहीं है, जबकि रंगों का कोई जेंडर तो है नहीं. सो इस तरह से भी अगर आप क्रो को देखेंगे, वो एक सिंपल सा एक बर्ड है, हमने उसको नेगेटिवली सिंबलाइज किया है. क्यों किया है, नोबडी नोज. हिस्टोरिकली किया गया है, अलग अलग मैथोलॉजी में किया गया है. इनफैक्ट अगर हम अपने देश में देखें तो इनफैक्ट जब कौवा काव काव करता है आपके घर के बाहर, तो कहते हैं कि कोई गेस्ट आने वाले हैं. सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग. सो हमारे लिए जो क्रो है वो एक मैसेंजर है कि कोई गेस्ट आएंगे हमारे घर में. बट वहीं क्रो को एक तरह से नेगेटिवली भी लिया जाता है कि जहाँ पे क्रो होते हैं वहाँ पे डेथ आती है. सो अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीकों से इन चीज़ों को एसोसिएट किया जाता है. इनको एसोसिएशंस बोलते हैं. एंड ये बहुत रिजिड एसोसिएशंस हैं, कभी कभी इससे स्टीरियोटाइप बन जाते हैं. एंड इनको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम ये गलत एसोसिएशन हर समय लगाने लगते हैं. एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम से यही कोशिश की है
कि ये जो एसोसिएशंस है हमारे दिमाग में जो हमने बिठा लिए हैं, इनको हम अलग करें। बट इसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की है। क्या हाईलाइट की है कि एक बहुत सिंपल सा सीन है, इनका दिन खराब था, इनका मूड खराब था, बट एक सिंपल सा एक्ट किया है कि एक कौवा उड़ा या किसी भी तरीके से उसने ये स्नो डस्ट जो है इनके ऊपर गिरा दी, उस हेमलॉक ट्री से इनके ऊपर गिरा दी, इनका मूड चेंज हो गया। तो आप देखेंगे कितना सिंपल सा इवेंट है, सिंपल थिंग है, बट इससे कितना बड़ा चेंज हो गया, इनका मूड कंप्लीटली चेंज हो गया, पॉजिटिव हो गया। एंड ये शुक्रगुजार हो रहे हैं कि जो पूरा दिन उन्हें रिग्रेट किया था क्योंकि वो खराब था, इसने मुझे बचा लिया। सो पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में ऐसे इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स होते रहते हैं, इनसिग्निफिकेंट इन द सेंस कि जिन्हें हम इनसिग्निफिकेंट मानते हैं, हम सोचते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है, सिग्निफिकेंट या स्मॉल, ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। एंड हम ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं हमें, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स हैं, हम बहुत कॉम्प्लेक्स बीइंग हैं एंड हमारा दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स तरीक़ों से चलता है। बट कभी कभी ये जो सिंपल इवेंट्स हैं, इन सिंपल इवेंट से इस कॉम्प्लेक्स दिमाग में ऐसे चेंजेस आते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। सो इस चीज़ को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हाईलाइट किया एंड वो हमें नेचर से जोड़ना चाह रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि नेचर में ऐसे सिंपल इवेंट्स होते रहते हैं, हम ह्यूमंस को नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहिए, बिकॉज वी डोंट रियलाइज कि जो ऐसे सिंपल चीज़ें हैं नेचर में, वो हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं एंड दैट टू इन अ पॉजिटिव वे। सो इस पॉजिटिव कनेक्शन को वो रिवाइव करने के लिए हमें इस पोएम के जरिए एक मैसेज दे रहे हैं। आई होप ये सिंपल सी पोएम आपको पसंद आई होगी। अब चलिए इसके थिंकिंग अबाउट द पोएम के क्वेश्चंस करते हैं। What is the dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? So 3 पार्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट पूछा जा रहा है आपसे डस्ट ऑफ स्नो क्या है, सेकेंडली पोएट क्या बोल रहे, किस चीज ने उनका मूड चेंज किया, एंड उनका मूड कैसे चेंज हुआ। सो फर्स्ट पार्ट, डस्ट ऑफ स्नो रेफर टू द स्नो फ्लेक्स। सो स्नो फ्लेक्स, स्नो के जो कण होते हैं, जो स्नो गिरती है उनके जो कण होते हैं, उसको डस्ट ऑफ स्नो कह रहा है पोएट। एंड पोएट सेज दैट द फॉलिंग ऑफ स्नोफ्लेक्स चेंजेस हिज मूड। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो स्नोफ्लेक्स उनके ऊपर गिरे, उनसे उनका मूड चेंज हो गया। एंड मूड कैसे चेंज हुआ? द पोएट वाज हैविंग अ बैड डे, उनका दिन बहुत खराब था, सो वाज इन अ बैड मूड, वो बुरे मूड में थे, एंड इट सडनली गेट्स बेटर, एंड इस इवेंट की वजह से वो सडनली अच्छा हो जाता है। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? The following question may help you think of an answer. So फ्रॉस्ट नेचर को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस दिए गए ये आपको आंसर सोचने में मदद करेंगे। सो डेफिनेटली इस क्वेश्चन से आपको एक और डायमेंशन की ओर कंपेल किया जा रहा है सोचने की, कि फ्रॉस्ट नेचर के बारे में क्या सोचते हैं, इस पोएम में नेचर के बारे में क्या हाईलाइट किया जा रहा है। सो फर्स्ट, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? What images come to your mind when you think of a crow? So कौन सी ऐसी पक्षियाँ हैं जिनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पोएम्स में, एंड क्या क्रो को मेंशन किया जाता है, एंड क्रो का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या इमेजेस आती हैं? सो बर्ड्स लाइक क्रोज, डव, एल्बेट्रॉस, पीकॉक आर ऑफन नेम्ड इन द पोएम। सो क्रो हो गया, डव हो गया, डव को जैसे शांति का प्रतीक माना जाता है, ये जो सिंबलिज्म है ये पोएम्स में यूज़ की जाती है। एल्बेट्रॉस है, देन पीकॉक है, इनका इस्तेमाल बहुत किया जाता है पोएम्स में, या तो हिंदी बोल लीजिए या तो इंग्लिश बोल लीजिए। एंड क्रोज आर ऑल्सो ऑफन मेंशन इन द पोएम्स एज बैड ओमेंस। बैड ओमेंस है ना बुरे शगुन, सो खराब लक लेके आते हैं, वो बुरे समय के बारे में बताते हैं, उनको डिनोट करते हैं। बट इन हिंदुइज्म इट इज ऑल्सो नोन एज अ साइन ऑफ विजिट फ्रॉम अ रिलेटिव। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि हिंदुइज्म में ऐसा भी माना जाता है कि ये एक साइन है कि किसी रिलेटिव का आना होगा आपके घर में, बिकॉज जनरली क्रोज को हमारे एंसेस्टर्स से कनेक्ट किया जाता है, कि बोला जाता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स है वो अगर मर जाते हैं तो वो क्रो के फॉर्म में वापस आते हैं। सो ये सिंबॉलिज्म भी है, एंड इस तरह से कहा जाता है कि शायद कोई हमारा रिलेटिव जाना माना हमारे से मिलने आ रहा है। सो आपके दिमाग में कुछ और इमेजेस आ सकते हैं क्रो के बारे में सोच के, वो आपको यहाँ पे लिखना है। सो अगर मे बी आपको ऐसा डर लगता हो क्रो को देख के, एक इविल स्पिरिट समझ में आता है, क्रो को देख के आपको ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंटेलिजेंट पक्षी है फॉर एग्जाम्पल, सो आपके मन में डिफरेंट इमेजेस आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या एक्सपीरियंस है क्रोस के साथ। सो वो आपको लिखना है। सो मैंने एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि कैसे साइन ऑफ विजिट मैं मानता हूँ क्रो को। Again, what is a hemlock tree? Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as maple or oak or a pine? Now hemlock tree क्या है, and poet
और ज़्यादा ब्यूटीफुल ट्रीज जो होते हैं जैसे मेपल ट्री हो गया, ओक ट्री हो गया, पाइन ट्री हो गया, उसके बारे में क्यों नहीं लिखे? सो हेमलॉक ट्री इज अ कॉनिफरस ट्री एंड इट इज पॉइजनस। सो हेमलॉक ट्री एक कॉनिफरस ट्रीज है। कॉनिफरस ट्री जनरली ठंडी इलाकों में पाए जाते हैं एंड ये बहुत कोनिकल शेप में होते हैं ताकि इनमें ज़्यादा जो है स्नो टिक ना पाए एंड ये पहाड़ी इलाके में फ्लरिश करें। The poet doesn't write about more beautiful trees because he wants to create an irony in the situation. So poet क्यों नहीं लिख रहे हैं ब्यूटीफुल ट्रीज के बारे में? क्योंकि एक आयरनी क्रिएट करना चाहते हैं सिचुएशन में। आयरनी आपने चैप्टर 1 में ये वर्ड देखा था एंड अब आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। तो वो आयरनी कैसे क्रिएट कर रहे हैं कि जिस ट्री को हम नेगेटिव मानते हैं, नेगेटिव वे में देखते हैं एंड वो पॉइजनस भी है, वो कैसे पॉजिटिव फीलिंग लेके आया पोएट के लिए। तो ये आयरनी होगी। एन आयरनी दैट हाउ अ पॉइजनस ट्री अपलिफ्ट्स द मूड ऑफ द पोएट। आयरनी क्या है कि ये जो पॉइजनस ट्री है वो उसने पोएट का मूड जो है लिफ्ट कर दिया। सो ऑब्वियसली ये जो ट्री है वो सीन का पार्ट है। सो एवरीथिंग टुगेदर, क्रो का होना, ट्री का होना एंड उस ट्री से स्नो डस्ट उनके ऊपर गिरना, ये सब मिल के उनका मूड क्रिएट करते हैं। बट दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट सीन, इसलिए ये एक तरह से आयरनी है। What do the crow and hemlock represent? Joy or sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? Now ये और डीपर आपको ले जा रहे हैं इस क्वेश्चन से, बिकॉज आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैसे थोड़ा डिफरेंटली उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो क्रो एंड हेमलॉक यूजुअली रिप्रेजेंट सॉरो, वो जनरली सॉरो को रिप्रेजेंट करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो एन इनसिग्निफिकेंट थिंग। सो डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट थिंग है। इनसिग्निफिकेंट यानी जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ही छोटी सी चीज है एंड इट स्टैंड्स फॉर जॉय। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जॉय, खुशी रिप्रेजेंट कर रही है। द पोएट वांट्स टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप दैट वी हेल्पलेसली एसोसिएट विद थिंग्स। सो पोएट क्या चाहते हैं कि स्टीरियोटाइप को तोड़े, ब्रेक करे, जो कि हम ना चाहते हुए, हेल्पलेस यानी हमारे कंट्रोल में कभी कभी नहीं होता, हम ना चाहते हुए भी इनको एसोसिएट कर लेते हैं चीज़ से, बिकॉज हमारी सोच वैसी हो गई है, इतने सालों से हमारा माइंड कंडीशन हो गया है एंड हम कभी कभी बिना चाहे भी ये एसोसिएशन कर लेते हैं। वो हमसे ये बोल रहे हैं कि इन एसोसिएशन को आप तोड़िए। ही इज प्रेजेंटिंग नेचर एज इट इज विदाउट प्री कंसीव नोशन। सो वो नेचर को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे वो खुद है, विदाउट एनी प्री कंसीव नोशन। प्री कंसीव यानी जो पहले से आपके पास जो आइडियाज होते हैं, नोशन यानी जो आइडियाज हैं, तो पहले से जो आपके मन में जो आइडिया हैं उसके बिना आपको नेचर प्रेजेंट किया जा रहा है। सो एक क्रो है, एक कौवा है, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। जब आप कौवा को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक बर्ड है, दैट्स इट। एंड इनफैक्ट एक क्रो एक कुकू से डिफरेंट नहीं दिखता है। सो अगर आप देखें कौवा और कोयल, दोनों में खास फर्क नहीं होता अगर आप दूर से देखें, लेकिन आप कोयल को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि कोयल बहुत अच्छा गाती है, कोयल को बहुत पॉजिटिवली पोर्ट्रे किया जाता है। जबकि अगर आपको बताया ना जाए कि ये कोयल है और ये एक क्रो है, कौवा है, एंड आप दोनों को देखेंगे तो आपके अंदर फीलिंग्स डिफरेंट नहीं आनी चाहिए और नहीं आएंगी। लेकिन जैसे मैं आपको बोल दूंगा कि एक क्रो है तो शायद आपके अंदर जो भी प्री कंसीव नोशन है वो उभर के बाहर आ जाएंगे। सो ये प्रॉब्लम है हमारे साथ एंड वो उस चीज को चैलेंज कर रहे हैं एंड ही इज आस्किंग अस टू सी नेचर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म्स। एंड वो हमको बोल रहे हैं कि हम नेचर को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें, कुछ भी कॉम्प्लेक्स ना करें, उनसे चीजें एसोसिएट ना करें, एंड टू अंडरस्टैंड इट्स कैपेसिटी टू हील अस। एंड हम समझें इस बात को कि इस नेचर के पास कैपेसिटी है हमें हील करने के लिए, हमें ठीक करने के लिए। एंड वो नेचर को एज अ हीलर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हम जाएं नेचर के साथ कनेक्ट करें अपने प्री कंसीव नोशन को छोड़ के। हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस? हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे? नाउ ये क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली सिर्फ आप कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि क्या आप कभी डिप्रेस फील करें हैं, होपलेस फील करें, ऐसी सिचुएशन जहां आपको लग रहा है कि कोई सोल्यूशन नहीं है, एंड क्या आपके साथ ऐसा ही कोई सिमिलर मोमेंट हुआ है जिसने आपका जो है मूड चेंज कर दिया? इनफैक्ट ये बहुत बार होता है, ऐसा बहुत कुछ होता है। जनरली लोग बोलते हैं कि तुम्हारा मूड खराब है तो जाओ थोड़ी हवा खा के आ जाओ। तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा बाहर चले जाओ, आपका मूड चेंज हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? सो इसका मतलब ये है कि नेचर से वो हमें कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं एंड हम ह्यूमन बीइंग्स, हम बहुत कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स हैं एंड इवन दो हम इतने कॉम्प्लेक्स हैं, इस कॉम्प्लेक्सिटी के बाद भी हमें छोटी छोटी चीजों में जो है खुशियां मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल सनराइज कितना सिंपल सा फिनोमेना, अगर हम साइंस के तौर पे देखें तो आप उसको 2-3 लाइन में डिस्क्राइब कर दें एंड वो डेली भी होता है, लेकिन फिर भी हम जब सनराइज देखते हैं तो हमें अलग सी खुशी मिलती है। आप देखेंगे हर जगह, हर टूरिस्ट स्पॉट में एक सनसेट पॉइंट होता है, जबकि सारे सनसेट सेम दिखते हैं, लेकिन फिर भी
उसमें इतनी पावर होती है, सिंपल सी चीज़ में इतनी पावर होती है, उस व्यू में इतना पावर होता है कि वो हमें एक जॉय देते हैं, हमारा मूड चेंज कर देते हैं। एंड जितने भी इनसिग्निफिकेंट नेचुरल इवेंट जो हमें लगते हैं वो भी इस तरह से हमारे अंदर चेंज ला सकते हैं। बीइंग आउटडोर इन नेचर विथ ऑल इट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी कैन बेनिफिट एनीवन एनीवेयर एट एनी टाइम। सो बाहर जाने से, इस तरह से ऐसा बोलते हैं बाहर जाके हवा खाइए, तो बाहर जाने से नेचर में उसकी अनप्रडिक्टेबिलिटी की वजह से, मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नेचर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चीज़ें आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं। क्या पता आप बाहर निकले, अच्छी ठंडी हवा चल रही है, 2-3 तितलियाँ आपके सामने आ जाए, आप 2-3 फ्लावर्स देख लें अपने फेवरेट कलर्स के, एंड सडनली आपका मूड जो है ठीक हो जाए। सो ये सबको बेनिफिट कर सकते हैं कभी भी, कैसे भी, किसी भी समय। एंड इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि इवन दो हमें हर चीज़ को एनालाइज करने का बहुत हमारी आदत होती है, हम सोचते हैं कि इसे हमें कैसे खुशी मिल सकती है, ये तो सिंपल सा फ्लावर है, बट यू नेवर नो, नेचर में ऐसी पावर है और हम एक्चुअली कनेक्टेड टू नेचर है। इतने सालों से, हम हज़ारों सालों से ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करते हैं, उनका नेचर के साथ क्लोज कनेक्ट है, एंड इस कनेक्ट को हम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। एंड हमें ये समझना चाहिए कि ये जो सिंपल चीज़ें हैं नेचर में, ये हम पे बहुत इम्पैक्ट डालती हैं, एंड इस चीज़ को हमें एम्ब्रेस करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इन छोटे छोटे स्टेप से आप हमें ग्रो करने में सपोर्ट करेंगे। अब आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है आओ पढ़ें। इस टेक्स्ट बुक के अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।